गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट बेटा वापस आ जाए। फाइनेंशियल मार्केट में हमने पढ़ा कि बिजनेस फर्म को पैसों की ज़रूरत है, पैसा है हाउस होल्ड के पास, वहाँ से पैसा एक्यूमुलेट करके बिजनेस फर्म को देने का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। जो ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी दो तरीके की होती है, एक होता है बैंक्स, एक होता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट अब दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को बोला मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म को बोला कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स डील करे जाते हैं उनको बोलते हैं मनी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स में पहला आता है आपका ट्रेजरी बिल्स, दूसरा आता है कमर्शियल पेपर, तीसरा है कॉल मनी, चौथा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, पांचवा है आपका कमर्शियल बिल। फिर आए हम कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट में जो फंड्स का फ्लो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कैपिटल मार्केट के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में न्यू इशू मार्केट बोलते हैं, पहली बार जिन कंपनी को शेयर इशू करने होते हैं वो इस मार्केट में जनरल पब्लिक को शेयर इशू करते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज होती है उनमें डील करा जाता है, परचेज एंड सेल किया जाता है। न्यू इशू मार्केट में फ्लोटेशन ऑफ मनी, फ्लोटेशन मेथड बोलते हैं, जब हम पैसों का फ्लो जिन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होता है वो होता है पहला प्रोस्पेक्टस, दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल, तीसरा होता है राइट इशू, चौथा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, लास्ट होता है आपका IPO, इलेक्ट्रॉनिक IPO। आज के ज़माने में शेयर बाजार के थ्रू जो चलता है वो है IPO, बाकी के जो चार है वो शेयर बाजार के बाहर चलते हैं। अब यार शेयर बाजार के थ्रू और शेयर बाजार के बाहर, तो ये टर्म आपको पता है, बस आप क्लैरिफाई कर ले कि कंपनी क्रिएट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, उन कंपनीज के शेयर्स इशू करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। पहले कंपनी क्रिएट करी जाती है, ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से परमिशन ली जाती है, आपके नाम पे कंपनी रजिस्टर हो जाती है। कंपनी का नेम, जैसे नॉर्मल बिजनेसेस में और कंपनी में फ़र्क क्या है, अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं एज अ मुर्तज़ा अली सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बुरहानी कोचिंग क्लासेस के नाम से चलाना चाहता हूँ तो कोई टेंशन नहीं। शब्बीर सर अब्दुल सर कहें कि मैं भी एज अ शब्बीर अली मैं अपना बिजनेस बुरहानी कोचिंग क्लासेस के नाम से चलाना चाहता हूँ, चल सकता है। अब्दुल सर कहें मैं भी बुरहानी कोचिंग क्लासेस, चल सकता है। मैं कहूँ कि मेरी पार्टनरशिप फॉर्म BCC के नाम से, शब्बीर सर कहें मेरी भी एक और पार्टनरशिप फॉर्म BCC के नाम से, और अब्दुल सर कहें मेरी तीसरी पार्टनरशिप फॉर्म BCC के नाम से, चल सकता है, चल सकता है, प्रॉब्लम नहीं। मतलब सोल प्रोप्राइटर को और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए नेम के लिए कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि मेरी कंपनी BCC प्राइवेट लिमिटेड, अब शब्बीर सर कहें मेरी भी BCC प्राइवेट लिमिटेड, नहीं चलेगा। पहले मुझे BCC प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। मैंने पहले परमिशन ले ली, ऐसा कोई नाम नहीं था, उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। जैसे ही परमिशन मिली मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे कि इस कंपनी को क्रिएट कौन कर रहा है, इसके प्रोमोटर्स कौन है। मैंने कहा हम 3 लोग प्रोमोटर्स रहेंगे इसके। अब क्या बन गई भाई, हमारी कंपनी बन गई। अभी पहले नेम का अप्रूवल आया, डॉक्यूमेंट सबमिट हुए तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ, अब मेरा काम है शेयर्स इशू करना। तो मैंने जिन 3 लोगों का नाम दिखा के कंपनी को फॉर्म किया है, अब मैं उन 3 को या उनके सिवा औरों को भी शेयर्स इशू करूँगा। आप लोगों ने सुन रखा है कि जो प्राइवेट लिमिटेड होती है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए हैं? हाँ, 100। पहले 50 करते थे, अब कितने हैं? 100। लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है। तो यार मैंने प्राइवेट लिमिटेड ओपन करी तो 100 मेंबर्स रहेंगे मेरे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। पब्लिक करूँगा तो कितने भी हो सकते हैं। हम ये शेयर इशू करने वाली बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया। एक बार मेरे नाम की BCC प्राइवेट लिमिटेड हो गई, मैंने ले लिया ये नाम, अब शब्बीर सर अब्दुल सर कोई और कंपनी इस नाम से नहीं ले सकते। चलो, मीन्स सर कंपनी रजिस्टर करने में शेयर बाजार का कोई रोल आया क्या? नहीं सर। फिर कंपनी कहाँ रजिस्टर होती है? कंपनी होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, MCA। मतलब कंपनी की देखभाल करने के लिए सरकार ने एक पूरी विभाग, एक पूरा मिनिस्ट्री बना रखा है। वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, सरकार से आपको परमिशन मिलती है। शेयर बाजार का इसमें कोई रोल नहीं। एक बार कंपनी रजिस्टर हो गई, मेरी मर्जी है मैं प्राइवेट लिमिटेड लूँ या मैं पब्लिक लिमिटेड लूँ। अब प्राइवेट लिमिटेड लिया है तो 100 ही मेंबर रहेंगे, पब्लिक लिमिटेड लिया है तो अनलिमिटेड मेंबर्स रहेंगे। अगर अब मुझे शेयर इशू करने हैं तो मेरे पास तो मल्टीपल 5 तरीके हैं ना। मैं क्या करूं, पब्लिक को अखबार की तरह प्रोस्पेक्टस बांट दूं,
प्राइवेट प्लेसमेंट कर लूँ, ब्रोकर के थ्रू सेल कर लूँ, या IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, जनरल पब्लिक में ऑफर डाल दूँ इलेक्ट्रॉनिकली। तो अब जब मैं इलेक्ट्रॉनिकली ऑफर डालूंगा ना, उसके लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? शेयर बाज़ार की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सबके लिए मुझे शेयर बाज़ार की ज़रूरत नहीं है, बाकी सबके लिए ज़रूरत नहीं है, बाकी सब बाहर के बाहर ही चलेगा। पर मैं तो चाहता हूँ नहीं सर, मेरा फंड बहुत बड़ा है, मुझे तो पब्लिक एट लार्ज को गैदर करना है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? शेयर बाज़ार के पास जाऊँगा। अब शेयर बाज़ार इस मतलब अभी तो यहाँ बुक में एक दो जगह मैंने देखा, लिख दिया उन्होंने, कैपिटल मार्केट इज स्टॉक मार्केट। नहीं, मार्केट और किसी इंस्टीट्यूशन में फ़र्क होता है, समझ में। अगर मैं कहूँ कि क्लोथ मार्केट, तो क्लोथ मार्केट में कपड़े की क्या एक ही दुकान है क्या? मल्टीपल बिजनेसेस हैं, तो मल्टीपल बिजनेस से क्या बनता है? मार्केट। तो शेयर बाज़ार इज़ नॉट अ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का एक कंपोनेंट है शेयर बाज़ार, और शेयर बाज़ार तो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जस्ट लाइक बैंक। अब मैं कहूँ कि यार एक बैंक्स का मार्केट है, तो वहाँ पे सारे क्या रहेंगे? बैंक्स रहेंगे। अब इसी तरीके से जैसे एक बैंक है SBI, एक बैंक है कोटक, एक बैंक है ICICI, इसी तरीके से एक एक अलग अलग शेयर बाज़ार होते हैं। एक शेयर बाज़ार है NSE, एक शेयर बाज़ार है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको है कि हमारा भी कोई स्टॉक एक्सचेंज हो, तो आप भी सेबी से परमिशन लो, स्टॉक एक्सचेंज आप ओपन कर सकते हो। तो भाई अब हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज जनरली तो क्या फैसिलिटेट करता है कि जिन्होंने अपने शेयर्स ऑलरेडी इशू कर दिए, तो हमारे बाज़ार में आओ, अपने शेयर्स जिसको बेचने हैं वो भी आओ, जिसको खरीदने हैं वो भी आए, हमारा एक ब्रोकर बीच में रहेगा, उस ब्रोकर के थ्रू बेचो और उस ब्रोकर के थ्रू आप खरीदो। तो शेयर बाज़ार इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को बेचने और ख़रीदने में क्या करता है? हेल्प करता है। ये इसका ट्रेडिशनल काम है, ये शुरू से जो ये काम करता हुआ आ रहा है ना, ये वो है। लेकिन अब शेयर बाज़ार IPO इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स भी निकालते हैं। इसमें अब वो एग्जिस्टिंग शेयर्स तो इशू नहीं करते, इसमें इन्हीं शेयर बाज़ार के थ्रू डिस्प्ले किया जाता है, बाय नाउ का बटन आता है, बाय नाउ के बटन पे आके आप अपने शेयर्स, अपना पैन कार्ड, अपना नाम सब कुछ डालो, नंबर ऑफ़ शेयर्स डालो, नंबर ऑफ़ शेयर्स के हिसाब से उन्होंने जो प्राइस कोट कर रखी होगी आपका टोटल आ जाएगा। पे नाउ पे क्लिक करो, पेमेंट कर दो। ये आपने पेमेंट किया तो ये आपने इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के 10 से 15 दिन दिए जाते हैं। IPO जब निकलता है ना, तो दिया जाता है रेंज कि इस डेट से कि इस डेट में हमारा IPO लॉन्च हो रहा है, तो आप इस डेट्स के बीच में कभी भी अपना पैसा पे कर सकते हो। डेट एंड हुई, अब उनके पास टोटल एप्लीकेशन आ गया, अलॉटमेंट का प्रोसीजर चालू हो जाएगा। जैसे उनको अलॉट करना हो कंपनी को, जिसको अलॉट करना हो करेंगे, जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ उसको उसके पैसे पूरे वापस कर दिए जाएंगे। एप्लीकेशन के 150 रुपये डिडक्ट हुए तो हुए। जैसे सरकार में प्लॉट के लिए 2000 की एप्लीकेशन भरते हैं तो 2000 रुपये जब्त हो जाता है, बाकी का पैसा आपको वापस मिल जाता है। समझ में आ रही है ये प्रोसेस? तो यार बुक में जो डेफिनेशन दी गई है और जो असल शेयर बाज़ार है उसमें एक थिन सा डिफरेंस है कि अब जो शेयर बाज़ार है वो नए शेयर्स भी क्या करता है? इशू करता है। हाँ, पर बुक में ये नहीं कहा। बुक में हम शेयर बाज़ार वैसे भी नहीं पढ़ रहे, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज बोल दिया गया है, तो पढ़ो। स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप बाय और सेल कर सकते हो। एज अ मार्केट, stock exchange facilitates the exchange of security, shares, debentures, etc. into money and vice versa, and helps companies to raise finance. किसके थ्रू? IPO के थ्रू. Provide liquidity and safety for investment to the investor and enhance the credit worthiness of individual company. अब देखो 3-4 चीज़ें। IPO के थ्रू कंपनी ने फंड रेज कर दिया। दूसरा, जिन्होंने शेयर खरीद लिए उनको शेयर बाज़ार क्या प्रोवाइड कर रहा है? लिक्विडिटी। जब भी चाहो आप अपने पैसों को कन्वर्ट कर सकते हो। देन क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेफ्टी। सर ये सेफ्टी कैसे प्रोवाइड कर रहा है? शेयर बाज़ार आपको सेफ्टी कैसे प्रोवाइड कर रहा है? किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है? सेफ हो रहा है। मीन्स पहले ये चीज़ एक प्रॉब्लम थी, जब शेयर सर्टिफिकेट की बात आती थी ना, आज यूँ समझो कोई आपसे यूँ कहे कि यार आपके प्रॉपर्टी के पेपर मुझे भेजो, मैं देखूंगा पेपर, सही लगा तो फिर पैसे दूंगा। आप प्रॉपर्टी के पेपर भेजोगे क्या? आप उसे क्या करोगे? एक काम करो, आप पहले पैसे भेजो,
मैं गिनूंगा, पूरे निकले तो फिर मैं प्रॉपर्टी के पेपर भेजूंगा, वो पैसे भेजेगा क्या आप? तो ऐसा तो कभी डील हो ही नहीं पाएगी। तो भाई शेयर बाज़ार है, शेयर बाज़ार क्या कह रहा है, हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में डील कर रहे हैं ना, तो टेंशन मत लो, आप तो डील कर लो, जिम्मेदारी हमारी है डील को फाइनेंस करनी। एक की तरफ से शेयर निकलेंगे, एक की तरफ से पैसा निकलेगा। अब सिंपल शेयर बाज़ार में शेयर का प्रॉपर्टी देख लो। नॉर्मल घर बार में कभी प्रॉपर्टी की बातें सुनी हो, जितनी दुनियादारी तुमने देखी हो, अगर हम किसी ब्रोकर के थ्रू प्रॉपर्टी की डील करते हैं तो उस ब्रोकर की जिम्मेदारी क्या है? ब्रोकर क्यों लिया हमने? सिर्फ ढूंढ के देने के लिए थोड़ी ब्रोकर लिया। उस ब्रोकर की जिम्मेदारी है कि प्रॉपर्टी में कोई झोल नहीं होगा। ब्रोकर हमारे जान पहचान का था, इसमें कोई झोल नहीं होगा, मैं पैसे दूंगा तो प्रॉपर्टी मिलेगी। ब्रोकर जब आप, अगर कभी आपने ऐसी बात सुनी हो, तो ब्रोकर पता है क्या लेता है? जिम्मेदारी लेता है दोनों की। टेंशन मत लो, बिल्कुल सही आदमी के साथ डील कर रहे हो, इस प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी मेरी है, टेंशन मत लो, प्रॉपर्टी के कागज़ सौंप दो, जितने पैसे दिए इससे पैसे लाने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। तो ये ब्रोकर का काम होता है। मतलब हमने एक प्रॉपर्टी बेची, मेरे बचपन से मैं जिस अंकल को जानता था उन्हीं अंकल को बेची, और उस अंकल को मेरे से विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा तुझसे डायरेक्ट नहीं खरीदूंगा। उसको पता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, उसको पता है कि कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्या बोले, नहीं तुझ पे मुझे इतना विश्वास नहीं जितना इस ब्रोकर पे, मैं तो ब्रोकर के थ्रू ही बेचूँगा। मैं अंकल काय को यार, 18 लाख की प्रॉपर्टी है, 1% ब्रोकर लेगा मुझसे, वो उनका काम है यार, वो तो लेंगे पैसे, तो वो 18,000 रुपये मुझसे लेंगे। आप थोड़े से विश्वास के चक्कर में मेरी 18,000 की पिक्चर बना रहे हो, और मेरी ही नहीं बना रहे हो, खुद की भी बनवा रहे हो। आप भी उनको 1% 18,000 रुपये तो दोगे ही दोगे क्या? हाँ नहीं कोई बात, 18 लाख की बात, 18,000 की बात, मैं क्यों 18 लाख की क्यों बात है? उनकी जिम्मेदारी। कल को प्रॉपर्टी में कुछ झोल झाल निकला तो मैं तो किसको पकड़ूंगा? उनको ही पकड़ूंगा, तेरे को थोड़ी पकड़ने आऊँगा, तो तेरी चीज़ को अच्छा ही बताएगा। तो ब्रोकर की जिम्मेदारी है। तो यार यही शेयर बाज़ार करता है कि हम हैं बीच में, टेंशन मत लो, आपको आपका पैसा मिलेगा, आपको आपका शेयर मिलेगा। इवन ये 2 वे के साथ ये 3 वे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्यों सर? ओके, इसने एक्स कंपनी का शेयर खरीदा, अब इसको वो एक्स कंपनी का शेयर इसको बेचना है, तो कंपनी शेयर बाजार सिर्फ ये इन दोनों के लिए सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर रही। टेंशन मत ले, तेरा शेयर जाएगा तो पैसा आएगा, टेंशन मत ले, तेरा पैसा जाएगा तो शेयर आएगा, नहीं, प्लस वो एक्स कंपनी की भी जिम्मेदारी लेगी कि ये कोई डमी शेयर नहीं है, एक्स कंपनी का सच में वजूद है। हमने बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स रखने के बाद इस कंपनी के शेयर्स को अलाउ किया है कि ये हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचे और खरीदे जा सके, जिसको अपन बोलते हैं लिस्टेड शेयर्स। क्या बोलते हैं? आज मैंने भी 3 से 4 कंपनी रजिस्टर करा रखी है, पर मैंने उनको शेयर बाज़ार में लिस्ट नहीं करवा रखा, क्योंकि शेयर बाज़ार में कंपनी के शेयर्स को लिस्ट करवाना बहुत टेढ़ी खीर है। उनके बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा, कंसल्टेंट की फ़ीस लगेगी, तब जाके मेरा शेयर रजिस्टर होगा। और जैसे ही मेरा शेयर वहाँ रजिस्टर हुआ, उसको बोलते हैं लिस्टिंग ऑफ शेयर। लिस्टिंग ऑफ शेयर मतलब अब आप उस शेयर बाज़ार में जाओगे और लिस्ट खोलोगे तो मेरा शेयर उस लिस्ट में दिखेगा, तो मेरा शेयर क्या हो गया? लिस्टेड शेयर हो गया। तो शेयर बाज़ार ने इस कंपनी की भी तो जिम्मेदारी ली है कि जो कंपनी आपसे शेयर्स के पैसे ले रही है वो कंपनी कोई ऐसी वैसी थोड़ी है भाई, उसका सच में वजूद है। हमने ढंग से उसके सिक्योरिटी चेक को चेक करके फिर इस कंपनी को अलाउ किया कि इसके शेयर्स हम क्या कर सकें, डील कर सकें। समझ में आया? तो ज़रूरी नहीं है कि शेयर्स शेयर बाज़ार के थ्रू ही इशू हो सकता है कि कंपनी बहुत पुरानी थी, ऑलरेडी शेयर्स इशू कर रखे थे, ये सारे शेयर होल्डर्स थे, अब कंपनी ने शेयर बाज़ार की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी, अब ये शेयर्स क्या हो गए? लिस्टेड हो गए। तो इन शेयर होल्डर्स के पास एक फैसिलिटी आ गई कि अब ये इनके शेयर्स इस शेयर बाज़ार के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। तो क्या प्रोवाइड किया उसने? सर कंपनी को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी फंड रेज करने के लिए, आपको प्रोवाइड करी लिक्विडिटी, कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपको प्रोवाइड किया सेफ्टी कि पैसा सेफ है आपका, तीनों चीज़ों को हम चेक कर रहे हैं। फिर इनहेंस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इंडिविजुअल कंपनी। अभी मैंने कहा कि मैंने खुद ने मेरे नाम पे 4 कंपनी रजिस्टर करा रखी है, फिर मैंने कहा एक को भी रजिस्टर नहीं करा रखा। लेकिन अगर मैं यूँ कहता अबे मेरी 4 कंपनी है, चारों के चारों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो किसकी क्रेडिट वर्दीनेस ज़्यादा होगी आपके माइंड में?
जो लिस्टेड है वो, जो अनलिस्टेड है वो, है ना, क्योंकि इतना सारा सिक्योरिटी प्रोसीजर चेक करने के बाद, फाइनलाइज करने के बाद वो क्या हुई है, लिस्टेड हुई है। तो वो इंडिविजुअल्स कंपनीज की क्या बढ़ाती है, क्रेडिट वर्दीनेस भी बढ़ाती है। समझ में आया कि नहीं? ठीक, यही एक पैराग्राफ के थ्रू हमें बाकी के फंक्शंस पढ़ने। पहला, लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। लिक्विडिटी क्या होती है, कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश। ये एबिलिटी की कितनी जल्दी क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। प्लस एक मार्केट प्लेस उन्होंने डिसाइड करी, मार्केटेबिलिटी बढ़ाई, जब मर्जी पड़े चलो क्या हो जाएगा, बेच जाएगा। जैसे आज मैं कहूँ कि आपको आपके पुराने जूते ही बेचने, कोई ध्यान आ रहा है क्या मार्केट तो जहाँ पुराने जूते बिकते हो, पुराने कपड़े बेचने, ध्यान आ रहा है क्या, कुछ बिक जाएंगे नहीं। लेकिन मैं कहूँ पुराना मोबाइल बेचना, बिक जाएगा, कह रहा है ना, आपके माइंड में आना, हाँ ये तो आसान। क्यों? क्योंकि अब ऐसा मार्केट क्रिएट हो गया है कि हमारे पुराने मोबाइल बिक जाएंगे। मैं कहूँ पुराना टीवी बेचना, है क्या ऐसा कोई मार्केट? नहीं बिकेगा, इतनी आसानी से नहीं बिकेगा, OLX पे डालना पड़ेगा। ये तो मार्केट है पर मार्केटेबिलिटी नहीं है, इतनी आसानी से बिकेगा नहीं। लेकिन सेकेंड हैंड मोबाइल की मार्केटेबिलिटी है क्या? है सर, जब चाहो जिस समय चाहो उस समय दुकान खुली है तो क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। अपने राजू भाई फेमस हो रहे हैं अब कि राजू भाई की दुकान पे जाओ, मोबाइल एक्सचेंज करवा लो, बिक जाएगा आराम से। तो ये क्या है, मार्केटेबिलिटी। मतलब उन्होंने एक ऐसी प्लेस बता दी आपको कि जहाँ आप जब चाहो आपका शेयर क्या हो जाएगा, बिक जाएगा और आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, गिव्स द इन्वेस्टर चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट, दस प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड ईजी मार्केटेबिलिटी। एक मार्केट है और कैश में वो इजीली कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। देन इकोनॉमिक बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर क्या होता है? जो टेम्परेचर नापता है ना। बैरोमीटर क्या होता है? जो इकोनॉमिक ग्रोथ नापता है। आज आप न्यूज़ में तो सुनते ही होंगे कि शेयर बाज़ार बढ़ गया, शेयर बाज़ार गिर गया। इतना क्या ज़रूरी है शेयर बाज़ार गिर गया? अबे शेयर बाज़ार गिर गया मतलब देश की इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब चल रही है, देश की इकोनॉमी क्या हो रही है, डाउनफॉल पे है। तो जिस देश का शेयर बाज़ार जितना ज़्यादा ग्रोथ पे होगा ना, उस शेयर की इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये एक इकोनॉमिक बैरोमीटर है, ये चेक करने के लिए कि आपका देश तरक्की में जा रहा है कि आपका देश डाउनफॉल पे जा रहा है। द प्राइस ट्रेंड और द सेंसेक्स reflects the economic condition of the country. A boom period is reflected by rise in index price of share. तो आपने शायद ये दो वर्ड सुने हो, एक तो सेंसेक्स और दूसरा निफ्टी। सुना है आप लोगों ने? हाँ, अभी अगर टाइम मिला, आज तो नहीं, अगर टाइम मिला तो अगले उसमें इनकी कहानी समझाऊंगा कि सेंसेक्स क्या होता है और निफ्टी क्या होता है। देन प्रोवाइड्स हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कैसे? मेरे एक दोस्त की लत लग गई है, वो 3 बजे से पहले काम ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि 3 बजे तक शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग होती है, 3 साढ़े 3 बजे वो बंद हो जाता है शेयर बाज़ार, उसके बाद ही वो काम करने आता है। वो दिन भर कंप्यूटर के सामने चिपक के शेयर्स को ही परचेज सेल करता रहता है। और इसकी ऐसी लत लग गई है कि अब उसके पास जितना ही पैसा है सारा कहाँ डाल के रखता है, शेयर बाज़ार में। इवन जो उसकी सैलरी आती है, उस सैलरी के ऊपर उसने लोन ले रखा है, लोन भी कहाँ इन्वेस्ट करके रखता है, शेयर बाज़ार में। उसको पता है लोन पे इंटरेस्ट दूंगा 9%, 10% और यहाँ से कमाऊँगा 14%, 15%, तो 6% मेरी और एक्स्ट्रा कमाई है। तो यार उसकी एक हैबिट बन गई है, किस चीज़ की? पैसों को सेव करने की और उसको इन्वेस्ट करने की। आपके घर के बड़ों से बात करोगे तो उन्होंने कभी बोला हो घर में, यार ये पैसे पड़े हैं और ये खर्च हो जाएंगे, इनको काम पे लगा देते हैं, इनको कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं। डोंट वर्क फॉर मनी, लेट द मनी वर्क फॉर यू। पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को तुम्हारे लिए काम करने दो। आज मेरी जेब में पैसा है तो खर्च होगा ही होगा, इससे अच्छा पहले इसको क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। क्योंकि लिक्विडिटी है, जब चाहोगे इन्वेस्ट करोगे, जब ज़रूरत होगी पैसा निकाल लोगे। तो हमारी एक हैबिट बन गई कि जो भी पैसा हम सेव कर रहे हैं वो क्या कर देंगे, हम इन्वेस्ट कर देंगे। अमंग द जनरल पब्लिक बाय एनकरेजिंग एंड प्रोवाइडिंग देम an avenue for investment in industrial projects rather than holding the saving in
अनप्रोडक्टिव असेट्स लाइक गोल्ड। अनप्रोडक्टिव असेट क्यों बोला गोल्ड को? चलो एक काम करो, एक छोटी सी बात सोचो, गोल्ड और शेयर्स खरीदने में क्या फ़र्क है? क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है? वन बाय वन हैंड रेस करके, बहुत सारे चीज पॉइंट्स है। बोल भाई। ठीक है, बिल्कुल सही सर। अगर हम गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर, गोल्ड हमने रखा, पैसा सुनार के पास है, अब गोल्ड यहाँ पड़ा है, पैसा उसके पास पड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जिसने गोल्ड निकाला उस कंपनी के पास है। लेकिन अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपने पैसे एक ऐसे प्रोजेक्ट में डाले हैं जहाँ से कोई ना कोई ग्रोथ या कोई ना कोई प्रोडक्शन होगा, दूसरा कोई यूज़। गोल्ड की लिक्विडिटी कम है और शेयर्स की ज़्यादा है? नहीं, या तो बराबर है या उल्टा है। गोल्ड की ज़्यादा है, शेयर की कम है। पॉसिबल है कि शेयर का ऑर्डर मैच ना हो, पर गोल्ड तो जब चाहो तब बिक जाएगा। और कुछ बहुत सारे पॉइंट है, एक दो मेन पॉइंट तो तुमने बोले ही नहीं। बढ़ी नहीं सकती तो एक अच्छी बात है ना। और शेयर में शेयर्स की बढ़ेगी ही सही। तो बेटा एक काम यूँ कह सकते हैं, सर गोल्ड में रिस्क कम है, शेयर्स में रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि गोल्ड की प्राइस तो बढ़ती ही है। आज तक ऐसा कोई ज़माना नहीं आया कि गोल्ड की प्राइस कम हो गई। एक दो दिन के लिए कम होती है वो अलग है, लेकिन थ्रू हिस्ट्री बढ़ी रही है। मतलब जब मैं आपकी एज में था तो मुझे याद है 2008 में गोल्ड का रेट था 11,000 रुपये, और आज गोल्ड का रेट है 80,000 रुपये, तो बढ़ी रही है। शेयर्स रिस्की है सर, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो बढ़ेगी, कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया तो गिरेगी भी सही। ठीक है, और कुछ? अभी भी मेन बात पे तो आप आए ही नहीं। सोच ही नहीं पा रहे हो। गोल्ड में एक बहुत बड़ा डीमेरिट है जिसकी वजह से खरीदना ही नहीं चाहिए। एक भी नहीं, दोनों ही नहीं बोले आप। गोल्ड सर चोरी हो सकता है, गोल्ड चोरी हो सकता है, मतलब गोल्ड में सेफ्टी इशू है। अगर आप घर पे गोल्ड रख के बैठो 2-4 किलो और आप घूमने जाओ, जब जाओगे वहाँ नींद नहीं आएगी। ये गोल्ड में तो रिस्क है यार, मेरे घर के पीछे कोई निमटा ना दे तो रिस्क है। सर शेयर में भी तो है, शेयर्स में भी ये सेम रिस्क है। अगर आप अगला वाला टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो तो अगले वाले टॉपिक में हम समझेंगे कि पहले तो शेयर का सर्टिफिकेट होता था, तो सर्टिफिकेट खोया, पिक्चर बन गई आपकी। सोना चोरी होगा तो कहाँ जाओगे? पुलिस के पास। क्या कराओगे? FIR। सर्टिफिकेट भी चोरी हो गया ना तो वही FIR करानी पड़ेगी, नहीं तो किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब सर्टिफिकेट का जब तक ज़माना था तब तक ये इशू था। अब ये सर्टिफिकेट वाले खेल ख़त्म हो गया। अब इस सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसकी कहानी अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर भी एक पॉइंट आप समझ नहीं पा रहे। एक और पॉइंट सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। गोल्ड में एक बहुत बड़ा डीमेरिट है, नहीं। तो शेयर्स को भी कहाँ जेब में लेके घूमेंगे अपन? फिर नहीं यार, ऐसा कन्वीनियंस वाली बात नहीं है। वो तो पहली वाली बात हो गई कि गोल्ड किसी प्रोडक्टिव यूज में काम नहीं आ रहा। अरे चलो मैं बताता हूँ, गोल्ड से कोई रेगुलर रिटर्न नहीं मिल रहा आपको। गोल्ड खरीदने से आपको कोई रेगुलर रिटर्न मिल ही नहीं रहा। अब जैसे मैं भी ट्रेडिशनल थिंकिंग में बिलोंग करता हूँ, मैं नहीं करता शेयर्स में इन्वेस्ट, मैं तो गोल्ड में ही करता हूँ। लाख बुराई हो पर मैं गोल्ड में ही करता हूँ। तो अब उसका सबसे बड़ा डिविडेंड जो मुझे चुभता है वो क्या? ये गोल्ड ना होके शेयर्स होते तो सालाना डिविडेंड तो मिलता, डिवेंचर्स होते सालाना इंटरेस्ट तो मिलता, प्रॉपर्टी डेवलप कर रखी होती तो सालाना रेंट तो मिलता। साला इस गोल्ड से तो सालाना कुछ मिल ही नहीं रहा। ये तो खरीदा है और अब जब बेचूंगा तब क्या मिलेगा? सिर्फ वो कैपिटल गेन ही होगा, रेगुलर रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता। तो इसीलिए क्या है कि यार ये जो हैबिट थी ना हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोगों की, जो सोने के घड़े भर भर के दीवारों में चुनवा देते थे, तो वो हैबिट क्या हो गई? अब खत्म हो गई। अब इसको क्या करो? आप इन्वेस्ट करो। ठीक है,
बुरा तो नहीं लग रहा ना? तुम तो छापते हो गोल्ड में गजब का 20% भट्टा यहीं काट लेते हो सालों। ठीक है, कौन कौन सुना रहे हैं इस क्लास में? सोनी परिवार से एक ही है। नेक्स्ट, प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। अब स्पेकुलेशन का मतलब समझते हो तुम लोग? हाँ, सट्टा बाजारी। क्या होता है सट्टा बाजारी? जब भी सट्टा बाजारी वर्ड आता है ना, सट्टा वर्ड आता है तो फिर आता है हाँ गैम्बलिंग, क्रिकेट के सट्टा कहा। स्पेकुलेशन इज अ वैलिड थिंग, लीगल चीज़ है, स्पेकुलेशन चलता है। स्पेकुलेशन मतलब उतार चढ़ाव। स्पेकुलेशन मतलब जब आप कोई चीज़ खरीदते हो उस चीज़ के लिए नहीं, उसकी रेट के लिए। मीन्स मैं मार्कर खरीद के लाया हूँ, मुझे इस मार्कर का कोई यूज़ नहीं है। मैंने मार्कर सिर्फ इसलिए ख़रीदा है क्योंकि मुझे पता है आज इसकी रेट 10 रुपये है, तो कल इसकी रेट क्या हो जाएगी? 11 रुपये हो जाएगी, 12 रुपये हो जाएगी। मैं तो इवन मतलब सर ये तो फिर बिज़नेस ही हो गया ना। बिज़नेस भी नहीं है, मैं इसका व्यापारी भी नहीं हूँ। मैं तो और उल्टा मार्कर वाले को कह रहा हूँ, अरे तू तो मार्कर रख ले, मुझे मार्कर से मतलब ही नहीं है, मुझे तो इसकी डिलीवरी भी नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मार्कर की रेट पे खेलना है, क्योंकि मुझे पता है बाज़ार में आज इसकी रेट 10 है तो कल 11 भी हो सकती है और हो सकती है 9 भी हो जाए। तो जो स्पेकुलेशन है वो राई के दाने से लेके बारिश की बूंद तक पे होता है। मतलब जितनी भी अनाज उगता है ना, हर चीज़ का स्पेकुलेशन होता है। गेहूं का दाने का, चावल के दाने का, दाल का, हर दाने का स्पेकुलेशन होता है। गोल्ड का, सिल्वर का, कॉटन का, क्रूड ऑयल का, कोकोनट का, हर चीज़ का स्पेकुलेशन होता है। इवन शेयर्स का भी होता है। आपके भी माइंडसेट में यही है कि हम शेयर्स क्यों खरीदते हैं, मुझे शेयर से क्या लेना देना। कभी कभी तो जिस कंपनी का शेयर हम खरीदते हैं हमें पता भी नहीं है कंपनी काम क्या कर रही है, पर हम क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हमने उसका ग्रोथ ट्रेंड देखा। हमने देखा कि बरसों से ये शेयर्स बढ़ रहा है और अब हमें लगता है कि शेयर की प्राइस और बढ़ेगी। तो सिर्फ आपको किससे मतलब है? प्राइस से। आपको शेयर से मतलब है क्या? नहीं ना। अब मैं आपसे यूँ कहूँ कि देख ये शेयर तो 500 का है, ये शेयर 50 का है, तो आपको क्या लगेगा? 50 वाला सस्ता है, ये खरीद लूँ, यूँ खरीदोगे क्या? आप क्या देखोगे कि 500 वाली चीज़ कितने की हो जाएगी और 50 वाली चीज़ कितने की हो जाएगी? अगर मैं कहूँ 50 वाली चीज़ 55 हो जाएगी और 500 वाली चीज़ 505 हो जाएगी, कौन सा खरीदोगे? सर दोनों बराबर है। 50 वाली चीज़ 55 हो जाएगी, ये बढ़िया है ना? इसमें 10% का रिटर्न है। सर उसमें तो 1% का ही रिटर्न है। 500 रुपये की चीज़ 505 की ही होगी, 550 की ही होगी, है ना? तो यार यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया है सर। तो फिर अब क्या है कि हमें किससे मतलब है? रेट से। और ये रेट बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में चलती है, डिमांड एंड सप्लाई पे, शर्तों के हिसाब से नहीं चलती। अमेरिका में एक स्पेकुलेशन होता है कि उन्होंने झोपड़े बना रखे हैं, झोपड़ों में बारिश होती है, तो अमेरिका की गवर्नमेंट के यहाँ पे बारिश होती है। अब उनको सट्टे बाजारी का इतना शौक है उनकी पब्लिक को, कि रईस लोग हैं ना, कसिनोज बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो वो यूँ शर्त लगाते हैं कि अभी आज बारिश होगी तो इस झोपड़े के नीचे से, इसके छज्जे से से कितनी बूंद बारिश के नीचे गिरेगी, लगा शर्त। मतलब वो अपने यहाँ का देसी मटका सिस्टम, निकाल डाइस, बता 7 अप के 7 डाउन। तुम लोगों ने पता ही नहीं होगा बहुत सारे बच्चे को ये होता क्या है। हाँ, मतलब छोटी मोटी बात थोड़ी है। अपने शकुनी मामा खेलते आ रहे हैं कब से, वो भी तो यही खेलते हैं, यही तो है वो सट्टा बाजारी, गैम्बलिंग। तो अब गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन में फ़र्क क्या है कि गैम्बलिंग हार जीत पे होती है, स्पेकुलेशन किस पे होता है? प्राइस पे। और इस प्राइस को हेल्दी वे में कंट्रोल सिस्टम में कौन चलाता है? शेयर बाजार। इट प्रोवाइड्स sufficient scope for speculation in a restricted and controlled manner within the provision of law. This is necessary to ensure liquidity and price continuity. सर स्पेकुलेशन ज़रूरी है किसके लिए? क्योंकि लिक्विडिटी तभी तो बनेगी, हमको तो खरीदना है प्राइस के लिए, तो लिक्विडिटी बरकरार है, और प्राइस कंटिन्यूटी भी तो इसी से बनेगी। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस किससे पता पड़ेंगे कि कितने खरीदने के ऑर्डर आ रहे हैं और कितने बेचने के ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़।
तो बात हो गई, मेरे को सिर्फ रीड करना है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ भाई, कि जितने खरीदने के ऑर्डर आएंगे, जितने बेचने के ऑर्डर आएंगे, ये डिमांड, ये सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से प्राइस का फ्लक्चुएशन होगा। डिमांड ही डिमांड होगी, प्राइस बढ़ती जाएगी, सप्लाई सप्लाई होगी, प्राइस गिरती जाएगी। It helps to determine the price of securities by forces of demand and supply. The stock exchange becomes the mechanism for determination of value of securities, thus giving important information to buyers and sellers in the market. उनका प्राइस डिटरमाइन करना, लिक्विडिटी तो बढ़ा ही रहा है, प्लस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी तो दे रहा है कि आपकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। देन सेफ्टी। अब सेफ्टी क्यों? कंपनी को बहुत सिक्योरिटी चेक करके लिखा हमने, अ कंपनी सिक्योरिटी कैन बी ट्रेडेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज ओनली इफ इट इज लिस्टेड और कोटेड। In order to be listed in stock exchange, the company has to fulfill certain rigid requirements of the stock exchange. This ensures fair and safe deal for the public. कि कम शेयर बाजार में शेयर्स कब डील किए जा सकते हैं? जब वो लिस्टेड हो। लिस्टेड का दूसरा वर्ड है कोटेड। आप दोनों वर्ड समझ लो। मैंने लिस्टेड का एग्जांपल ले लिया कि अब उनके लिस्ट में मेरा शेयर शामिल हो गया तो क्या हो गया? लिस्टेड। अब मेरी प्राइस का कोट आपको शेयर बाजार में दिखने लग जाएगा तो ये क्या है? कोटेड। तो तभी डील कर सकते हो जब वो लिस्टेड हो और कोटेड हो। और लिस्टेड और कोटेड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस कंपनी को बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स क्या करने पड़ेंगे? फुलफिल करने पड़ेंगे। तो पता पड़ जाएगा सच्ची कंपनी के फर्जी कंपनी। देन contribution towards economic growth. Besides mobilizing saving, it also encourages investors to invest in securities which yield a higher rate of return. ये ठीक है सर, सेविंग तो करेंगे ही करेंगे, पर इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न होगा। सबसे ज़्यादा रिटर्न जो देगा तो सबसे ज़्यादा कमाएगा भी सही। सबसे ज़्यादा कमाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी होगी? हमारी कंट्री की होगी। ठीक है, अगला पढ़ा दूँ कि छोड़ दूँ? बाय, टाटा सी।